तो धातु एवं अधातु जो हम लोग का चल रहा है उसमें आज हम लोग का पॉइंट है, टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। हम धातु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति मतलब कैसे ग्रहण करेंगे। हम लोग सोना को जिस प्रकार देखते हैं वैसा सोना मिट्टी के नीचे नहीं है। जैसे हम लोग सोना देखते हैं कि गहना पहना हुआ है, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगर कोई सोना मिट्टी से लेकर ऐसे रास्ता पर गिरा रहे तो कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि जान मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सोना है, ऐसा है। तो सोना को हमको प्राप्त करना है, वही धातु का प्राप्त करना है। पेट्रोल जैसे देखते हैं कि गाड़ी में हम लोग डालते हैं वैसे पेट्रोल है नहीं वास्तव में। तो कैसा है, कैसे उसको प्राप्त करते हैं, उस बारे में एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धातु की प्राप्ति को जानने के लिए हम लोग जब धातु की प्राप्ति करेंगे तो कुछ पॉइंट आ जाएगा, कुछ टर्म आ जाएगा जिसको हमको समझना पहले जरूरी है। ये धातुओं की प्राप्ति का चरण नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि ये तीन चीज क्या है। ये बाद में बोलेंगे कि ज्ञान, तो ज्ञान क्या है। यहाँ जैसे लिखा है कि आयस को से ज्ञान को हटाना, अब आयस नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं जानते हैं, तो कैसे हम लोग समझेंगे। इसीलिए पहले तीन टॉपिक, तीन पॉइंट को समझ लो। क्या हम किसे खनिज कहेंगे, खनिज क्या है। प्राकृतिक रूप से मतलब मिट्टी के नीचे प्राकृतिक रूप से है, उसमें तो हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। ऊपर वाला जो क्या है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक तत्व भी हो सकता है, मतलब एक ही हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी यौगिक के रूप में भी पा सकते हैं या तत्व के रूप में पा सकते हैं, उसे खनिज कहते हैं। मतलब मिट्टी के नीचे से हम सोना नहीं प्राप्त कर सकते, मिट्टी के नीचे से खनिज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब उस खनिज से हमें क्या निकलना होगा, धातु। ठीक, तो पहले जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, खनिज। वो धातु नहीं है। ठीक, इसके बाद आते हैं अयस्क। क्या है ऐसा खनिज, मतलब जो खनिज प्राप्त हुआ जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब मान लेते हैं कि खनिज है वो प्राप्त हुआ और उसमें क्या है, सोना है। सोना क्या है, धातु है, लोहा है। तो ऐसा खनिज, सभी खनिज तो नहीं, कुछ ऐसा खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है। लाभकारी नहीं होगा तो फिर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, समझो। तो जिसे ऐसा खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उस धातु को अगर अलग करते हैं, निकालते हैं, तो हमें लाभकारी होता है, मतलब लाभ होता है, फायदा होता है, उसे क्या कहेंगे, अयस्क। तो बात यही है कि खनिज ही अयस्क है। हेलो, खनिज ही अयस्क है। ऐसा खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में होता है और अगर उस धातु को निकालते हैं तो हमें फायदा होगा। हो गया। अब आते हैं ज्ञान। ये ज्ञान क्या है, पृथ्वी की भूपट्टी से निकाला गया अयस्क। भूपट्टी मतलब पृथ्वी के अंदर से नीचे से निकाला गया अयस्क। ये जो अयस्क को निकाले हम खनिज निकाले या अयस्क निकाले में रेत मतलब बालू, मिट्टी आदि मतलब बहुत सारा, जैसे अशुद्धियां मतलब गंदगी जो हमारे लिए जरूरत नहीं है पाई जाती है, जिसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को हमारे लिए अच्छा है कि मतलब बेकार है। अयस्क से ज्ञान को हटाते हैं तो धातु मिलता है। हेलो, मान लो कि ये अयस्क है, अयस्क से अगर माइनस कर देते हैं किसको, ज्ञान को। ज्ञान मतलब जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। तो अयस्क से अगर ज्ञान को निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्योर धातु। समझ में आ गया। अयस्क हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक सोना है और सोना में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मतलब गंदगी फैला, उस मतलब वो ज्ञान है जो सोना में है एक्स्ट्रा, जो हमें निकालना होगा वो क्या है, ज्ञान। तो अयस्क से अगर ज्ञान हटा देते हैं तो क्या होगा, खनिज, अयस्क और ज्ञान हम लोग समझ गए। अब आते हैं धातुओं की प्राप्ति। तो ये जो धातु है ऐसा नहीं कि हम वही अयस्क को उठाए मतलब खनिज को उठाए और क्या किए, आप बालू को हटा दिए, गंदगी को हटा दिए, पानी से धो लिए, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ विधि है जिसके कारण होगा। धातुओं की कुछ प्राप्ति का चरण होगा, स्टेज होगा, जिससे हम धातु को प्राप्त करेंगे। किसको हटाकर, ज्ञान को हटाकर। तो ज्ञान को हटाने के विधि कुछ है ऐसा कि पहले क्या करना है, ये 3 स्टेज है, 3 जो स्टेप है। इस विधि से हम एक एक करके लास्ट में जाकर धातुओं का परिष्करण करके क्या करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण।
ये जो लिखा है स्टेज 1 अयस्कों का समृद्धीकरण के पढ़ेंगे। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा है धातुओं का परिष्करण। ये 3 स्टेज से पार होके लास्ट में फाइनली हम मुझे प्योर मेटल मतलब शुद्ध धातु मिलेगा। तो 1 नंबर स्टेज में है अयस्कों का समृद्धीकरण। अयस्क क्या है? जिसमें शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध प्लस अशुद्ध, अशुद्ध को क्या कहे हैं? ज्ञान। ये दोनों प्रकार है। ये अयस्कों का क्या करेंगे हम लोग? पहले समृद्धीकरण करेंगे। क्या है समृद्धीकरण? अयस्कों से ज्ञान को हटाना, अयस्कों का समृद्धीकरण कहते हैं। अयस्क से ज्ञान को हटाना ऐसा विधि जिसमें अयस्कों से ज्ञान को हटाते हैं उसे अयस्कों का समृद्धीकरण कहते हैं। यह कई विधियों द्वारा किया जाता है। फिर सुनो, ये जो 3 स्टेज हुआ, इस 3 स्टेज में पहले स्टेज को लिए और बोल रहा है कि अयस्कों का समृद्धीकरण ये है कि इसको ज्ञान को हटाया जाता है, लेकिन ज्ञान को हटाने का फिर कई विधि है। तो क्या क्या विधि है? 4 विधि है। ऊपर चलते हैं। क्या क्या विधि? जैसे स्टेज 1 का ही स्टेज 1 में क्या था? अयस्कों का समृद्धीकरण। ये अयस्कों का समृद्धीकरण का विधि है। 4 विधि लिखे हैं। किसके द्वारा? पानी से। ये जो हम क्या अयस्कों से ज्ञान को हटाते हैं इसे कहते हैं अयस्कों का समृद्धीकरण। तो ये इसको हम ज्ञान को जो हटाने का विधि है हम उसको पानी से भी हटा सकते हैं अगर कुछ आसान विधि है। 2 नंबर, अगर वो पानी से नहीं हटता है तो हम केमिकल देंगे। क्या देंगे? केमिकल यानी कोई रसायन का उपयोग करेंगे। कोई है कभी कभी क्या करेंगे? छान कर भी अलग कर सकते हैं। छान का मतलब मान लेते हैं कि कोई धातु है उसमें मिट्टी है, उसको घोल दिए पूरा पानी में, फिर उसको छान दिए तो जो घुला हुआ चीज है वो चला गया नीचे और ऊपर चला गया छकना में क्या? धातु। 4 नंबर, कभी कभी हम चुंबक द्वारा भी कर सकते हैं। ज्ञान को, धातु को चुंबक से पकड़ लिए और रह गया उधर क्या? ज्ञान। नहीं समझे? तो ये ज्ञान को हटाने का 4 विधि समझ गए। ये था क्या? ये 4 विधि कहाँ से आया? अयस्कों का समृद्धीकरण से। और अयस्कों का समृद्धीकरण किसे कहेंगे? अयस्कों से, जब किसी अयस्कों से ज्ञान को हटाते हैं। धातु से ज्ञान को कैसे हटाएंगे? धातु से निकल गया। इसके बाद आते हैं स्टेज 2। और स्टेज 2 में क्या था हम लोगों का? धातुओं का निष्कर्षण। आगे धातुओं का निष्कर्षण, इसे क्या कहेंगे? धातुओं का समृद्धीकरण समझ गए। धातुओं का निष्कर्षण क्या होगा? धातुओं का निष्कर्षण धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। क्रियाशीलता मतलब कौन धातु ज्यादा क्रियाशील, हम लोग पढ़े हैं। पोटेशियम। जैसे पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है और सोना तो क्रियाशील होता ही नहीं है, ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, अर्थात सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। इसके पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं ऐसे, इसमें लिखे थे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। ये था क्या? अधिक क्रियाशील। फिर मिडिल में आ गए थे, फिर मध्यम क्रियाशील के बाद क्या? निम्न क्रियाशील, मतलब क्रियाशील लगभग नहीं। तो ये क्या करता है? सक्रियता श्रेणी। ये क्या था? सक्रियता। तो उस पर निर्भर करता है कौन? स्टेज 2 वाला धातुओं का निष्कर्षण। कहने का मतलब ये है कि धातुओं का निष्कर्षण जब करेंगे हम लोग तो क्या है? वो निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि लोहा को जिस प्रकार निष्कर्षण कर सकते हैं पोटेशियम को उस प्रकार निष्कर्षण करेंगे, नहीं। पोटेशियम का अलग नेचर है, वो अधिक क्रियाशील है, उसका निष्कर्षण करने का विधि अलग होगा। जो सोना है, सोना तो क्रियाशील होता ही नहीं, तो उसका निष्कर्षण करने का विधि अलग होगा। कम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक क्रियाशील और क्रियाशील बात बराबर है। धातु लिखे हैं हम लोग जानते हैं सोना, चांदी और मरकरी, ऐसा 3 धातु है जो कम अभिक्रियाशील है, तो उसको निष्कर्षण करेंगे तो उसके लिए अलग विधि है। मध्यम क्रियाशील जैसे जिंक, लेड, कॉपर, लोहा, ये सब जो धातु है ये मध्यम क्रियाशील है। इसको जब निष्कर्षण करेंगे इसके लिए विधि अलग है। और अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, क्या बोले थे यहाँ जितना भी है ये अधिक क्रियाशील, तो इसके लिए निष्कर्षण का विधि अलग है। कहने का मतलब है कि ये निर्भर करता है किसके ऊपर? सक्रियता श्रेणी के ऊपर, कि वो किस प्रकार का एक्टिविटी दिखाता है। समझ में आ गया? अब नहीं पड़ता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण।